नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी है दिल्ली के उस परिवार की जिसकी तस्वीरें कभी हंसते खेलते चेहरे दिखाती थीं, लेकिन एक सुबह जब पड़ोसियों ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर की खामोशी चीख रही थी। 1 जुलाई 2018 की सुबह दिल्ली के बुराड़ी इलाके में जो हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया। एक ही घर में एक ही परिवार के 11 लोगों की एक साथ मौत, और वो भी किसी डकैती या गैंगवार से नहीं, बल्कि रस्सियों से बंधे हुए, आंखों पर पट्टी बांधे हुए, फंदों से लटकते हुए शव। कहानी में तंत्र मंत्र है, परिवार का रहस्यमय व्यवहार है, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा क्या हुआ था इस परिवार के साथ? क्या ये आत्महत्या थी या कोई प्लान किया गया नरसंहार? आज हम आपको लेकर चलेंगे उस रहस्य की तह में जहां मौत ने दस्तक नहीं दी बल्कि बुलाया गया था। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक मनोवैज्ञानिक भूल भुलैया है जिसे समझ पाना शायद किसी इंसानी सोच के परे है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो आपको रातों की नींद छीन सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में है वो मिस्टीरियस सवाल जो आज भी अनसॉल्व्ड है। 1 जुलाई 2018 की सुबह दिल्ली के उत्तर में स्थित एक शांत मोहल्ला संत नगर बुराड़ी। सुबह करीब 7 बजे जब एक पड़ोसी दूध लेने के लिए भाटिया परिवार के घर पहुंचा तो उसे लगा कि कुछ अजीब है। घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था जो आम तौर पर बंद रहता था। उसने आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही वो अंदर गया वो अपनी चीख को रोक नहीं पाया। सामने का दृश्य किसी भूतिया फिल्म जैसा था। घर की छत से लगे लोहे के जाल में 10 लाशें झूल रही थीं, आंखों पर पट्टी, मुंह बंधा, हाथ पीछे बंधे। सबके शरीर सीधा खड़ा था, जैसे कोई रस्म पूरी कर रहे हों। ये आत्महत्या नहीं लग रही थी, ये एक अनोखी, अजीब और डरावनी क्रिया थी। 11वीं लाश बुजुर्ग महिला नारायणी देवी की एक कमरे में चारपाई पर मृत अवस्था में मिली। उनके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे, लेकिन मौत का कारण स्पष्ट नहीं था। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला जमा हो गया। पुलिस आई और जल्द ही मीडिया भी। हर चैनल पर एक ही ब्रेकिंग न्यूज थी, बुराड़ी में एक ही परिवार के 11 लोगों की रहस्यमयी मौत। दिल्ली पुलिस को भी शुरू में लगा कि ये किसी सामूहिक आत्महत्या का मामला है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, परत दर परत एक ऐसा रहस्य सामने आया जिसने न सिर्फ जांचकर्ताओं को हैरान किया बल्कि पूरे देश को हिला दिया। भाटिया परिवार मूल रूप से राजस्थान से ताल्लुक रखता था। वर्षों पहले दिल्ली आकर उन्होंने एक छोटा सा जनरल स्टोर और मिनरल वाटर की दुकान खोली थी। यह संयुक्त परिवार 3 पीढ़ियों का मिश्रण था। 77 वर्षीय नारायणी देवी, उनके 3 बेटे भवनेश, ललित और दिनेश, बहुएं, पोते पोतियां। पड़ोसियों की नजर में वे एक आदर्श परिवार थे, मिलनसार, धार्मिक, संस्कारी और मेहनती। सबसे छोटा बेटा ललित भाटिया, जो इस केस का सबसे रहस्यमयी किरदार बन गया, दुकान संभालता था और पूजा पाठ में विशेष रुचि रखता था। 2007 में उसके पिता बबलू भाटिया की अचानक मौत के बाद ललित पूरी तरह बदल गया था। कहा जाता है कि उस हादसे के बाद उसने बोलना बंद कर दिया था। एक दुर्घटना के बाद वह गले से बोल नहीं पाता था, लेकिन कुछ वर्षों बाद वह चुपचाप फिर से बोलने लगा, और तब शुरू हुई असल कहानी। ललित ने परिवार के लोगों को बताया कि उसे सपनों में उसके मृत पिता दिखाई देते हैं। शुरू में घर वाले इसे भावनात्मक चोट का असर मानते रहे, लेकिन धीरे धीरे ललित के सपनों में आदेश आने लगे। वो कहता, पिताजी कह रहे हैं कि हमें कुछ बदलाव करने होंगे, और परिवार उसे सुनता। फिर शुरू हुई रजिस्टरों की रहस्यमयी लिखावट। घर में एक लकड़ी की अलमारी में रखे 11 रजिस्टर बरामद हुए। इन रजिस्टरों में साल 2007 से लेकर 2018 तक के नोट्स थे, जिनमें लिखा था, आत्मा को शुद्ध करने के लिए आंखें बंद करो, मोक्ष प्राप्ति के लिए सामूहिक साधना आवश्यक है, जब सही समय आएगा बाबाजी मार्गदर्शन करेंगे। हर दिन का विवरण था, कब उठना है, क्या खाना है, कब पूजा करनी है, किसे क्या सोचना है।
घर के बाकी सदस्य, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, ललित के निर्देशों को ईश्वर की आज्ञा मानकर पालन करते थे। मनोवैज्ञानिक इसे शेयर्ड साइकोसिस या फोली फैमिल कहते हैं, यानी एक ही परिवार के सदस्यों में सामूहिक मानसिक भ्रम। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा भ्रम पूरे परिवार में कैसे फैल गया? क्या सब धीरे धीरे किसी आध्यात्मिक नशे में खोते जा रहे थे? इस रहस्य को पूरी तरह समझने के लिए हमें जाना होगा उस आखिरी रात की ओर, 30 जून 2018, जब मौत की पूरी योजना बनाई गई थी। जैसे जैसे पुलिस ने रजिस्टरों को पढ़ा, हर पन्ने पर एक नई दास्तान छिपी थी। वहां केवल पूजा पाठ या ध्यान की बातें नहीं थीं, बल्कि एक संपूर्ण योजना थी। जीवन के हर क्षण को कैसे जीना है, इस पर विस्तृत निर्देश। रजिस्टरों में ललित ने बाबा जी के नाम से जो लिखा था वह आदेश की तरह था। उदाहरण के लिए, सोमवार को सुबह 4 बजे उठकर ध्यान करो, जल चढ़ाओ। यदि मन विचलित हो तो चुप रहो, बाबा जी संकेत देंगे। 11वीं भक्ति से मोक्ष प्राप्त होगा। यह 11वीं भक्ति का जिक्र बार बार आता था। पुलिस को यहीं से संदेह हुआ कि क्या 11 मौतें उसी भक्ति की परिणति थीं। इन रजिस्टरों में यह भी लिखा था कि 30 जून 2018 को रात 12 बजे एक विशेष साधना होगी, जिसमें सबको पूरी श्रद्धा से भाग लेना होगा। इसमें आंखों पर पट्टी बांधना, मुंह पर पट्टी लगाना और हाथों को बांधना जरूरी बताया गया था। ललित का नियंत्रण परिवार पर धीरे धीरे बढ़ा था। उसने कभी जोर जबरदस्ती नहीं की, बल्कि एक आध्यात्मिक गुरु की तरह धीरे धीरे लोगों को मानसिक रूप से मोहित किया। जब परिवार में किसी को कोई समस्या होती, आर्थिक हो या स्वास्थ्य से जुड़ी, ललित कहता, बाबा जी कह रहे हैं कि यह तुम्हारी परीक्षा है। जब परिणाम ठीक होते, लोग विश्वास करने लगते कि बाबा जी की कृपा से सब ठीक हो रहा है। धीरे धीरे एक विश्वास की दुनिया बन गई, जिसमें बाहरी दुनिया का कोई स्थान नहीं था। घर में मेहमान बहुत कम आते थे, बच्चे भी ज्यादा बाहर नहीं जाते थे। हर बात पर ललित की सहमति जरूरी थी। यह एक सांस्कृतिक बंदी गृह बन गया था, जिसमें हर सदस्य एक अनुयायी था और ललित एक स्वयंभू प्रवक्ता। उस रात परिवार ने रोज की तरह खाना खाया। कुछ पड़ोसियों ने देखा कि वे बहुत शांत लग रहे थे, सामान्य से भी ज्यादा। रात को करीब 10 बजे सभी सदस्य एक एक करके छत के नीचे वाले कमरे में गए। उन्होंने रजिस्टरों में दर्ज निर्देशों का पालन करते हुए एक एक करके अपने गले में चुन्नी और रस्सी बांधी, आंखों पर पट्टी लगाई, हाथों को रस्सी से बांधा और एक एक करके स्टूल पर खड़े हुए। पुलिस की जांच के अनुसार सबसे पहले 2 सदस्यों ने रस्सी से खुद को लटकाया, फिर अगला सदस्य और फिर अगला। ललित सबसे अंतिम में लटका। यह सब इतने शांत और सुनियोजित तरीके से हुआ कि घर में कोई शोर तक नहीं हुआ। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, उनके पांव जमीन से ज्यादा ऊपर नहीं थे, यानी वे केवल थोड़ी देर लटक कर दम तोड़ सकते थे। शायद उन्हें यकीन था कि वे मरेंगे नहीं, बल्कि बाबा जी की कृपा से पुनर्जन्म लेंगे। 1 जुलाई की सुबह जैसे ही पुलिस को कॉल मिली, सबसे पहले स्थानीय थाने की टीम मौके पर पहुंची। पहले उन्होंने आत्महत्या का केस माना, लेकिन जैसे ही उन्होंने शवों की स्थिति देखी, आंखों पर पट्टियां, एक जैसी रस्सियां, स्टूल का क्रम, उन्हें मामला संदिग्ध लगा। क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम को तुरंत बुलाया गया। घर को सील कर दिया गया, मीडिया को दूर रखा गया। शुरुआती रिपोर्ट में आया कि घर के किसी भी दरवाजे या खिड़की को तोड़ा नहीं गया था, यानी कोई जबरदस्ती अंदर नहीं घुसा। फिर सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। 30 जून की रात को ललित, उसके बेटे और बहू को दुकान से तार, प्लास्टिक स्टूल, रस्सी और लोहे की ग्रिल खरीदते देखा गया। एक फुटेज में ललित रस्सी की लंबाई नापता हुआ दिखा। फॉरेंसिक टीम ने पाया कि घर के किसी भी सदस्य के शरीर पर संघर्ष या जबरदस्ती के निशान नहीं थे। सबने स्वेच्छा से वह रस्म निभाई थी। पुलिस के लिए यह और भी चौंकाने वाला था। पड़ोसी और रिश्तेदार एक ही सवाल दोहरा रहे थे, इतना खुश और साधारण परिवार कैसे ऐसा कर सकता है? जब पुलिस ने रजिस्टरों को अच्छे से पढ़ा तो उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मनोविज्ञान विशेषज्ञों की मदद ली। विशेषज्ञों ने कहा, यह मामला शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर यानी सामूहिक मानसिक भ्रम का हो सकता है।
रजिस्टर में लिखी ललित की हैंडराइटिंग से पता चला कि वह खुद को बाबा जी के संदेशवाहक के रूप में मान चुका था। उसने अपनी एक नई पहचान बना ली थी, पिता की आत्मा से जुड़ा कोई माध्यम। विशेषज्ञों ने कहा कि जब कोई व्यक्ति गहरे सदमे से गुजरता है, जैसे ललित अपने पिता की मौत के बाद, तो वह अवचेतन रूप से एक कॉपी पर्सनैलिटी विकसित कर सकता है जो उस मृत व्यक्ति की तरह बोलती, सोचती और आदेश देती है। परिवार के बाकी सदस्यों ने इस पर विश्वास कर लिया और जब सामूहिक रूप से लोग किसी भ्रम को सच्चाई मान लेते हैं तो वह उन्हें वास्तविकता से डिस्कनेक्ट कर देता है। एक मनोवैज्ञानिक ने कहा, इस केस में किसी ने किसी को मारा नहीं, लेकिन मानसिक रूप से सबको आत्महत्या की स्थिति में पहुंचा दिया। 1 जुलाई को दोपहर तक यह खबर पूरे देश में फैल गई। टीवी चैनलों पर लाइव कवरेज, हेडलाइंस में काला जादू, तंत्र साधना, सामूहिक आत्महत्या जैसे शब्द तैरने लगे। कुछ रिपोर्टरों ने बिना पुष्टि किए कहा कि परिवार किसी तांत्रिक के संपर्क में था। सोशल मीडिया पर अफवाहें और थ्योरी की बाढ़ आ गई। क्या ये कोई आत्मा का खेल था? क्या ललित को किसी शक्ति ने घेर लिया था? क्या घर में कोई तंत्र पूजा होती थी? लेकिन पुलिस को घर में तंत्र से जुड़ा कोई सबूत नहीं मिला। जो कुछ भी था वह ललित की मानसिक स्थिति और रजिस्टरों में दर्ज बाबा जी की शिक्षाओं से जुड़ा था। परिवार के रिश्तेदार और जानने वाले सदमे में थे। कुछ ने कहा, अगर हमें थोड़ा भी शक होता तो हम रोक लेते, लेकिन समस्या यह थी कि किसी को भी शक हुआ ही नहीं। बाहर से सब सामान्य लग रहा था। पूरा देश एक सवाल से जूझ रहा था, क्या एक इंसान की कल्पना पूरे परिवार को मौत तक ले जा सकती है? जांच के कई सप्ताह बाद पुलिस ने अंततः अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक की। इस रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया कि यह मामला सामूहिक हत्या नहीं था, न ही इसमें कोई बाहरी व्यक्ति शामिल था। रजिस्टरों की जांच, सीसीटीवी फुटेज, खरीदारी के बिल, मोबाइल लोकेशन डेटा और फॉरेंसिक रिपोर्ट सब ने एक ही दिशा में इशारा किया, ललित की मानसिक स्थिति और परिवार का अंधविश्वास। पुलिस ने रिपोर्ट में लिखा, परिवार ने अपने दिवंगत पिता की आत्मा से संवाद करने और मोक्ष प्राप्ति के भ्रम में एक अनुष्ठानिक योजना बनाई, जिसे उन्होंने बंद आंखों वाली रस्म कहा। इसका नेतृत्व ललित कर रहा था। मगर सवाल यह था, क्या यह रस्म जानबूझकर मौत के लिए बनाई गई थी या यह एक दुर्घटना थी? पुलिस का मानना था कि संभवतः यह रस्म पूरी करने के बाद परिवार जाग उठने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन कुछ तकनीकी चूक या योजना की गलती के कारण वे कभी नहीं जागे। इस परिवार में 2 सदस्य ऐसे थे जो उस रात घर पर नहीं थे। ललित का बड़ा भाई दिनेश, जो राजस्थान में रहता था, उसकी भांजी प्रियंका, जिसकी शादी तय हो गई थी और वह शादी की तैयारी के लिए कुछ दिन पहले मायके आई थी। जब दिनेश को खबर मिली तो वह टूट गया। वह अपने भाइयों की लाशों को देखकर फूट फूट कर रोया। पुलिस ने उससे कई बार पूछताछ की, लेकिन उसकी कोई भूमिका नहीं पाई गई। प्रियंका की शादी 2 हफ्तों बाद थी, लेकिन अब वह सब खत्म हो चुका था। प्रियंका ने मीडिया से बात करते हुए कहा, अगर हमें जरा भी अंदाजा होता कि ऐसा कुछ चल रहा है तो हम कुछ भी करके सबको रोक लेते। परिवार के रिश्तेदारों ने पुलिस से एक ही सवाल पूछा, अगर यह सब ललित की मानसिक बीमारी के कारण हुआ तो क्यों किसी ने कुछ महसूस नहीं किया? लेकिन यही इस केस की त्रासदी थी। ललित बाहर से सामान्य लगता था, लेकिन अंदर वह अपने ही बनाए भ्रम जाल में गहराता जा रहा था। बुराड़ी कांड सिर्फ एक अपराध नहीं था, यह एक चेतावनी थी। यह दिखाता है कि कैसे मानसिक स्वास्थ्य, अंधविश्वास और सामूहिक चुप्पी मिलकर किसी भी परिवार को तबाह कर सकती है। इस केस ने कई सवाल समाज के सामने रख दिए। क्या हम मानसिक बीमारी को गंभीरता से लेते हैं? क्या हम परिवार के सदस्यों के व्यवहार में बदलाव को नोटिस करते हैं? क्या अंधविश्वास अब भी हमारे समाज की गहराई में मौजूद है? इस केस के बाद दिल्ली पुलिस ने कई इलाकों में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाए। कुछ स्कूलों और कॉलेजों में इस केस पर चर्चा कराई गई ताकि युवा समझ सकें कि किस तरह मानसिक विकृति नजरअंदाज करने से क्या हो सकता है। यह केस भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इसकी गूंज अब भी लोगों के मन में है।
आखिर में एक सवाल जो अब भी अनुत्तरित है, अगर यह सिर्फ एक अनुष्ठान था तो ललित को कैसे विश्वास था कि सब अगली सुबह जाग जाएंगे, या शायद उसे भी नहीं पता था कि ये नींद मौत की नींद है। 11 लोगों की सामूहिक मौत और एक सवाल, क्या ये मोक्ष की तलाश थी या मानसिक पागलपन की पराकाष्ठा। बुराड़ी केस हमें याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे बड़े अपराध खून से नहीं, भ्रम से जन्मते हैं। आज भी वो मकान वहीं खड़ा है, खाली लेकिन सन्नाटे से भरा हुआ, और शायद कोई अब भी उस कमरे में फुसफुसाता है। बाबा जी कह रहे हैं, आंखें बंद करो, मोक्ष पास है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह पूरा परिवार जानबूझकर मौत की ओर गया, या फिर वे सब किसी मानसिक जाल में फंस चुके थे? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे एक्स क्राइम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन भी दबा लें। मिलते हैं एक और रियल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।